सजना संवरना लड़कियों की प्रवृत्ति होती है, फिर चाहे कोई दिखने में कैसी भी हो। और इन्हीं लड़कियों में एक लड़की है मेघा। लेकिन 24 साल की मेघा बेहद खूबसूरत है। उसकी काया और यौवन तब और निखर जाता है जब वो अपनी स्कूटी पर जींस और टॉप पहनकर निकलती है। उसकी हरी भरी मुस्कान जब उसकी आंखों के कोर में सिलवटें पैदा करती है तो कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। इसकी बड़ी सी कजलोटी आंखें, उस पर एक काली फ्रेम वाली चौकोर चश्मा उसे सच में एक नैन तारा बनाती थी। इसकी छोटी सी मगर खड़ी नाक और गोरे रंग पर कुदरती गुलाबी रंग लिए फूलों सा होठ मानो गुलाब के जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हो। हमारे अपने ही समाज में लोग लड़कियों को सलाह देते मिल जाते हैं कि शर्म औरत का गहना है, लड़कियों को अपने दायरे में रहना चाहिए या फिर कपड़े कैसे पहनना चाहिए इत्यादि। मगर लड़कों को महिलाओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस सीख की बेहद कमी है। लड़कियों की जिस्म की बनावट ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि कुछ मर्द उसे अपने खेलने की वस्तु समझने लगते हैं, लेकिन कुदरत ने लड़कियों के अंदर एक शक्ति भी दी है कि वो प्यार और भूख दोनों प्रकार की नज़रों को पढ़ लेती है। लड़के जब भी मेघा को देखते तो बस देखते ही रह जाते और बिना फब्तियाँ कसे उसे गुजरने नहीं देते, मगर इन सबको नज़रअंदाज करते वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। ये तो अक्सर लड़कियों के साथ होता रहा है, जिसे आम भाषा में छेड़खानी कहते हैं। लेकिन लड़के ये कभी नहीं समझते कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या उसे परेशान करना ये ऐसे अपराध है जिसे लड़कियां अक्सर नज़रअंदाज कर देती है, बस ये सोचकर कि इन लफंगों से क्या उलझना, ये तो इनका रोज का काम है। मगर कई बार ये अपराध बेहद खतरनाक हो जाता है। अक्सर ऐसे अपराधियों पर कोई सामाजिक दबाव भी नहीं होता है और वे ये नहीं सोचते कि अगर किसी ने इनके इस हरकत को देख लिया तो उसे या उसके परिवार की छवि खराब होगी। ये अपराधी इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि अगर किसी लड़की या औरत के पीछे लगातार पड़े रहो तो वो उसे हासिल कर सकता है। ये मानसिकता बिल्कुल गलत है, मजाक में ही सही। लेकिन जब कोई उस छेड़छाड़ करने वाले अपराधी को पागल, मजनू या रोड साइड रोमियो कहता है तो अनजाने में वो उसकी अपराध को बढ़ावा देता है। वो ये भूल जाते हैं कि कल को ये उनके किसी अपने के साथ भी हो सकता है। मेघा बेहद खुश मिजाज थी, हंसते खेलते रहना ही उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी यही आदत एक दिन उसका सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। मेघा अपनी दोस्त रितु के साथ बड़े चाव से गोलगप्पे खा रही थी। गोलगप्पे लड़कियों का एक सबसे पसंदीदा स्वाद में से एक होता है, जिसे कुछ पानी पूरी तो कुछ गुपचुप भी कहते हैं। रितु ने अपने गोलगप्पे की कटोरी रखते हुए मेघा से कहा, मेघा कितना खाएगी, बस कर वरना चल नहीं पाएगी। मेघा ने गोलगप्पे वाले से कहा, भैया इमली पानी थोड़ा ज़्यादा डालना और हाँ थोड़ा हरी मिर्च भी। इसके बाद मेघा ने रितु से कहा, रितु कौन सा रोज खाती हूँ, आज तूने ऑफर किया तो खा रही हूँ, तुझे पता है ना मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। इस पर दोनों हंसने लगी। तभी रितु ने कहा, मेघा वो देख कब से घूर रहा है। मेघा ने घूमकर देखा तो कुछ आगे ही बाइक में बैठा एक हैंडसम सा लड़का उसे लगातार घूर रहा है। मेघा ने नज़रअंदाज किया और खाने में लग गई। तभी उस लड़के ने स्टाइल दिखाते हुए बाइक चलाकर मेघा के पास आने लगा और तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर पड़ा। रितु और मेघा को ये देख हंसी आ गई और दोनों जोर से हंसने लगी और बात आई गई हो गई। दूसरे दिन मेघा एक शॉपिंग सेंटर में थी। उसने एक ड्रेस पसंद किया और शॉपकीपर से उसे पैक करवा लिया। वो जैसे ही बाहर निकली तो उसने देखा कि चने फांकता वही बंदा सामने अपनी कार की डोर खोले बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। चने चबाते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी और उस पर मेघा को यूं सिर से पांव तक देखना भी उसके मन में चल रहे बुरे ख्यालों को दर्शा रहा था। मेघा की नज़रें कुछ पल उससे मिली और फिर उसने झट से उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गई। वो कुछ आगे ही बढ़ी होगी कि उसने देखा वो अपनी कार लेके पीछे से आ रहा है और उसके कपड़ों को छूती हुई कार आगे बढ़ गई। फिर उस लड़के ने कार को मेघा के कुछ आगे जाने के बाद तेजी से घुमाया, वापस मेघा के पास आने लगा। कार की रफ्तार बेहद तेज हो गई थी। मेघा घबरा के रोड की एक साइड हो गई। फिर उस लड़के ने कार को उसके पास से गुजारते हुए वही चना चबाते हुए मुस्कान देते हुए आगे निकल गया। मेघा को अजीब लगा।
वो पहले तो सहम गई थी, मगर फिर सोचा चलो अब बला टली। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपने घर की ओर चल दी। फ्रेश होकर जब उसने अपने नए कपड़े देखना चाहा तो उसने देखा उस कैरी बैग में ड्रेस नहीं, एक गिफ्ट बॉक्स है और उस पर एक संदेश चिपका हुआ है जिस पर लिखा है, फिक्र मत कीजिए, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, आपका रोहित। मेघा का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सीधे उस शॉप में कॉल किया और गुस्से से कहा, कपड़ों के साथ साथ गिफ्टिंग सर्विस भी शुरू कर दी आप लोगों ने। इस पर दूसरी ओर से आवाज़ आई, माफ़ कीजिएगा मैडम, पर क्या हुआ? मेघा ने कहा, मेरे पैकेट में मेरा सामान नहीं है, एक गिफ्ट है, एक लव नोट के साथ। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपकी दुकान बंद करवा दूंगी मैं। दूसरी ओर से आवाज़ आई, एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वो गलती से एक्सचेंज हो गया होगा। मेघा ने घुरा कर कहा, अगर 5 मिनट में चेंज नहीं किया ना तो देख लेना। और इतना कहने के बाद उसने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया और घबराने लगी कि कहीं ये सब उसी लड़के का तो काम नहीं है। कुछ देर के बाद डोर बेल बजने लगी। वो उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ गई। वो दरवाज़ा खोलती इससे पहले उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा, क्योंकि कोई डोर बेल को बेतरतीब बजा रहा था। उसने डोर लेंस से झांक कर देखा तो कोई पीठ घुमाए खड़ा था। उसने डरते हुए ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि डिलीवरी बॉय उसका कपड़ा लेकर आया होगा, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो चौंक गई। दरवाजे पर वही लड़का था। उसने झट से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर उस लड़के ने अपने जूते से दरवाजे को रोक लिया। मेघा पूरी जोर लगाती हुई दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे आई? उस लड़के ने भी जोर लगाते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और बोला, अरे मेरी बुलबुल, शॉपिंग मॉल में तेरा बैग चेंज हो गया था रे, वही देने आया हूँ। मेघा ने चिल्लाकर कहा, जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट, चले जाओ यहाँ से तुम। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बाप रे इतना गुस्सा। मेघा अपनी पूरी जोर लगाकर दरवाज़ा वापस बंद करने की कोशिश करने लगी और वो बस मुस्कुराए जा रहा था। आखिर मेघा ने उसके पैर में अपनी नुकीली सैंडल से मारा। वो लड़का चोट लगते ही पीछे हट गया और मेघा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बेहद डरी सहमी सी अपने हाथों को अपने खुले होठों पर ऐसा रख लिया जैसे उसकी जान न निकल जाए। वो उसी दरवाजे से लगकर सिहरती हुई नीचे बैठ गई और रोती हुई खुद से बोली, हे भगवान, ये किस पागल घोड़े की सवारी कर ली मैंने, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं क्या करूं? वो उस घर में अकेली रह रही थी, इसलिए एक लड़की होने के नाते उसका घबराना वाजिब था। हालात बदल गए क्योंकि वो समझ सकती थी ये कोई आम छेड़छाड़ नहीं है। दूसरे दिन वो बाहर निकलने में भी डर रही थी, लेकिन इस तरह बंद रहना मुमकिन नहीं था और रोजाना की तरह उसने अपना बैग उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो तेज कदमों से डरी सहमी बढ़ती जा रही थी। वो और ज़्यादा घबरा गई जब उसके साथ वही लड़का बाइक लेकर चलने लगा। वो लगातार उस पर ताने कस रहा था। मेघा चुपचाप अपने कदमों को बढ़ाई जा रही थी। तभी उस लड़के ने कहा, हाय मेरी बुलबुल, गजब लग रही हो। क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे डर मत, मैं तेरा आशिक हूँ रे। इतना कहते कहते वो मेघा का दुपट्टा खींचने लगा। तभी सामने से ऑटो में उसकी सहेली रितु आ गई। उसने चिल्लाकर मेघा से कहा, मेघा इधर आ, जल्दी से ऑटो में बैठ। मेघा हड़बड़ाई हुई ऑटो में बैठ गई और वो लड़का कुछ अश्लील गाना गुनगुनाते हुए गुजर गया। रितु ने मेघा का हाथ पकड़ा और पूछा, ये पागल कहाँ मिल गया तुम्हें? मेघा ने घबराते हुए कहा, पता नहीं यार, रितु बहुत देर से पीछे पड़ा है, कल तो घर तक आ गया था। इस पर रितु ने कहा, मेघा यार तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए हमें, वरना इसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। मेघा ने रोते हुए कहा, नहीं यार, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी, मैं इस शहर को ही छोड़कर जाना चाहती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ तब से कुछ ना कुछ। बीच में ही टोकते हुए रितु ने कहा, तू चुप कर यार। इसके बाद रितु ने ऑटो चालक से कहा, भैया आप पास के पुलिस स्टेशन में चलो। मेघा ने भी कहा, नहीं भैया आप सीधे चलो। रितु ने कहा, मैंने कहा ना, तू चुप कर, वरना कल पता नहीं वो क्या करे। उसके बाद उसने ऑटो वाले से कहा, भैया आप पुलिस स्टेशन ही चलो। फिर रितु ने मेघा से कहा, मेघा डरो नहीं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। मेघा ने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अब दोनों इंस्पेक्टर रवि के ठीक सामने बैठी थी। जब रितु ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो इंस्पेक्टर रवि ने पूछा,
हाँ तो आपको कोई तंग कर रहा था, मगर क्यों? कोई बात हुई होगी, कोई वजह? सोचिए और सोचकर बताइए। किसी से कोई दुश्मनी, कोई धमकी? मेघा ने कहा, जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर रवि ने आगे पूछा, किसी ने आपको प्रपोज किया था या कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? इस पर रितु ने मुंह बनाते हुए गुस्से में मगर धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, देखिए मैडम, सुनने में जरा अजीब सा लगता है, मगर इस तरह का छेड़खानी लगभग इन्हीं कारणों से होता है। देखिए, जो लड़का आपका पीछा कर रहा है, क्या उसने कभी आपके साथ अश्लील हरकत की हो, कोई भद्दी मजाक की हो? इस पर मेघा ने कहा, नहीं सर, वो बस मेरे रास्ते में आ जाता है, बेकार गाने गाता है, यही है बस। इस पर इंस्पेक्टर रवि ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करिए। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने हेड कांस्टेबल से कहा, सुधीर इनका कंप्लेन लिख लो। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने कहा, देखिए, अगर दोबारा वो आपसे मिलता है या पीछा करता है तो आप अपने मोबाइल से उसका एक फ़ोटो ले लीजिए। इससे हम भी उसका पीछा आसानी से कर सकते हैं। और एक बात हो सकता है कि वो आपको अकेली औरत सोचकर परेशान कर रहा है, इसलिए आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को अपने पास रखने के लिए बुला लीजिए। अगर कोई मर्द हो तो और अच्छा है। इस पर मेघा ने कहा, सर ऐसा कोई नहीं है, मेरी कमाई कम है, माँ पिताजी रहे नहीं, और ऐसा कोई दोस्त भी नहीं जो मेरे साथ रहे। इस पर रितु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेघा तू फिक्र मत कर, मैं रह लूँगी तेरे साथ, ठीक है? मेघा का चेहरा खिल गया और उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। रितु अपना सामान लिए मेघा के घर आ गई। मेघा ने उसके बैग संभालते हुए कहा, थैंक यू रितु, मैं बहुत डरी हुई थी। इस पर रितु ने कहा, पागल हो, दोस्त हूँ तेरी, इस पर थैंक्स कैसा? शाम गुजरने वाली थी। रितु और मेघा सब्जी ले रही थी। रितु तो नॉर्मल थी, मगर मेघा डरी डरी थी। उसने रितु से कहा, रितु जल्दी करना, मुझे डर लग रहा है। रितु ने उसे घूरते हुए कहा, यार मेघा, मैं हूं ना, क्यों डर रही है इतना? चल अब ये ओवर एक्टिंग बंद कर, चल निकलते हैं, हो गई मार्केटिंग। और जैसे ही वो दोनों कुछ आगे बढ़ती है, वो लड़का कूदकर उसके सामने आ जाता है और अपनी उंगलियों को होल दायरे में घुमाता हुआ कहता है, अरे मेरी बुलबुल, सुना कल तू मेरे ससुराल गई थी और वहाँ से मेरे लिए एक दुल्हन भी लाई है, पर कुछ फायदा नहीं है। मेघा ने झट से अपनी मोबाइल निकाली और जैसे उसका कैमरा स्टार्ट किया, उस लड़के ने कहा, ओ मेरी जान, सेल्फी, चल चल जल्दी ले ना। इस पर रितु ने उसे धकेलते हुए कहा, ए दूर हट, बोला ना दूर रहकर बात कर। उस लड़के ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे किया और अपने सिर को घुमाते हुए कहा, क्या करेगी? बोल तू क्या करेगी? हंसेगी मेरे ऊपर जैसे उस रोज हंसी थी? इस पर रितु ने सामने ही एक दुकान से फल उठाकर उसके ऊपर फेंकती हुई जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, लड़की छेड़ेगा, अभी बताती हूँ तुझे। लोगों का भीड़ जुटने लगा। इस पर वो लड़का ये कहते हुए पीछे हटने लगता है, ये बहुत बुरा कर रही है तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखना बहुत गलत किया तूने। उस लड़के की कदमों में तेजी आ गई। रितु चिल्ला चिल्लाकर भीड़ से मुखातिब होकर कहने लगी, आप लोग मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो साले को, नजर नहीं आना दोबारा, समझा? खबरदार जो दिखा काट डालूंगी। लोगों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बाइक में बैठकर वहां से निकल गया। 2 दिन गुजर चुका था और काम से घर आते हुए रितु ने कहा, देखना मेघा, ये सड़क छाप गुंडे ना लातों के भूत होते हैं। 2 गालियां क्या दी, गायब हो गया। इस पर मेघा ने कहा, हाँ यार, मैं बेकार में ही इतना डर रही थी। रितु ने कहा, वही तो, ऐसे लोगों को ना ऐसे ही डील करना चाहिए। दोनों घर पहुंच चुकी थी। मेघा ने जैसे ही चाबी निकाली, उसकी नज़र नीचे पड़ी एक लिफाफे में पड़ी। उसने रितु को चाबी पकड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और उस लिफाफे को खोलने लगी। लिफाफे में उस लड़के की एक तस्वीर थी। वो देखते ही सहम गई। उसमें उस लड़के ने लिखा था, बहुत मिस करती हो ना आप मुझे, कुछ दिन मेरी फ़ोटो से काम चला लीजिए, आपकी सहेली का इंतज़ाम करने के बाद मिलता हूँ। मेघा सन रह गई। रितु ने मेघा की तरफ देखा और क्या है ये कहते हुए उस लिफाफे को देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर कहा, उस कमीने की इतनी हिम्मत, छोड़ूंगी नहीं उसे, तुम देखना। इस पर मेघा ने कहा, नहीं रितु, इसे इतना हल्के में मत लो, वो तो मुझे कोई साइको लगता है, पता नहीं कहीं उसने तुम्हें कुछ।
और पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहा है। रितु ने कहा, मेघा, इन जैसों की बातों को इतना सीरियस मत लो, मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू डर मत। मेघा ने कुछ नहीं कहा, मगर डर उसके दिमाग में घर कर गई थी। आज मेघा ऑफिस से निकली घर जा रही थी, क्योंकि रितु ने उसे पहले ही बता दिया था कि आज उसे क्लाइंट के पास जाना है। वो शाम में सीधे घर आएगी, इसलिए काम खत्म होने के बाद मेघा ऑफिस से सीधे पुलिस स्टेशन गई और इंस्पेक्टर रवि को उस लड़के का तस्वीर देते हुए बोली, सर, ये रही उस लड़के की तस्वीर, उसने मेरे घर के दरवाजे में छोड़ा था। सर, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, मेघा जी, क्या आप इस लड़के को जानती हो या पहले कभी देखी हो? मेघा ने नहीं कहा तो इंस्पेक्टर रवि ने हेड कांस्टेबल सुधीर से कहा, सुधीर, इस फोटो का कॉपी बनवाकर सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो। देखते हैं, अगर ये लिस्टेड हुआ तो जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने मेघा से कहा, मैडम, आप घर जाइए निश्चित होकर, अब इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। मेघा ने थैंक यू सर कहा और वहां से अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसे रितु की मां मेघना का कॉल आया और उन्होंने कहा, मेघा, रितु का फोन नहीं लग रहा है, जरा उससे बात कराना बेटा। मेघा ने कहा, जी आंटी, मगर अभी मेरे साथ नहीं है, मैं घर जाकर आपको उससे करवाती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते शाम की लाली अब अंधेरे में बदलने लगी थी। कुछ 7 बजे वो घर पहुंची। उसने देखा दरवाजा अभी भी बाहर से लॉक है, रितु अब तक घर नहीं आई है। ये समझने के लिए इतना काफ़ी था। उसने ताला खोला और अंदर दाखिल होते ही देखा वो लड़का रोहित बड़े आराम से घर के अंदर एक चेयर में बैठा हुआ है और मेघा को देखते ही गाना गाने लगे। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। मेघा डरी सी अवाक उसको देख रही थी। तभी उसने कहा, वो क्या है ना मेरी बुलबुल, तुम्हारे घर की खिड़की खुली थी तो मैंने सोचा कोई चोर आकर लूट गया, तो इसलिए मैं आ गया हिफाजत करने तुम्हारे घर की और तुम्हारी। मेघा ने सहमी सी गुस्से वाले भाव में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर, निकल जाओ। वो अपनी जबान से अपने लबों को भिगा रहा था और बेहद उत्तेजना भरी नजरों से धीरे धीरे वो मेघा के पास बढ़ने लगा और मेघा के बेहद करीब आते गया। मेघा डरती हुई अपने चेहरे को अपने कंधे की तरफ झुकाती जा रही थी और वो उसके करीब होने लगा। मेघा ने कांपते हुए कहा, देखो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। लेकिन उस लड़के का होठ बिल्कुल मेघा के लबों के सामने था। तभी एक झटके से वो आगे दरवाजे की ओर बढ़ गया और बाहर से दरवाजे का दोनों पल्ले को पकड़कर कहा, तेरी ये खुशबू मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। एक बात याद रखना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तुझे किसी के साथ बांट नहीं सकता। इतना कहने के बाद उसने जोर से हंसते हुए दरवाजे के दोनों पल्लों को बाहर की तरफ खींचा और चला गया। मेघा की सहमी हुई नजरें भी बेचैनी से उस दरवाजे की पल्लों की तरफ दाएं बाएं हो रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं उसने घर में कोई कैमरा तो नहीं लगाया। वो घर की हर दीवार, हर कोने में चेक करने लगी। तभी उसके मोबाइल में रितु की माँ का फिर से फोन आने लगा। वो डर से उभर नहीं पाई थी। अब वो ये सोच रही थी कि रितु की माँ को क्या जवाब दे। रितु कहाँ है, क्यों नहीं आई अब तक? उसने रितु की माँ का फ़ोन नहीं उठाया और अपने फ़ोन से अपने साथ काम करने वाली सभी लड़कियों से रितु के बारे में पूछने लगी, मगर किसी को भी नहीं पता था कि रितु कहाँ है। रितु का फ़ोन भी बंद आ रहा था। मेघा घबराने लगी क्योंकि उस रोहित ने रितु को लेकर उसे धमकी दी थी। मेघा बिना समय गंवाए वैसे ही पुलिस स्टेशन भागी। जब वो थाने में पहुंची तो इंस्पेक्टर रवि नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे थे और मेघा उनके पास पहुंच गई और हड़बड़ाती हुई बोली, सर, रितु कहीं नहीं मिल रही है, ना घर में है ना ऑफिस में। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, मेघा जी कहीं गई होगी बाहर, आ जाएगी, आप खामखा टेंशन ले रही है। मेघा ने कहा, नहीं सर, ये उसी का चाल है। आज शाम जब मैं घर आई तो वो मेरे घर में था। उसने रितु के साथ कुछ किया होगा, वरना कम से कम वो अपनी माँ से तो बात करती। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, मेघा जी वो लड़का आपके घर के अंदर था? मेघा ने कहा, जी। तो इंस्पेक्टर रवि ने आगे पूछा, आपके घर से कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ? मेघा ने कहा, सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसी बात है ही नहीं। सबसे पहले आप रितु की मिसिंग कंप्लेन तो दर्ज कीजिए। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, देखिए मेघा जी,
कानूनन हम 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकते। मेघा ने कहा, ठीक है सर, आप किडनैपिंग का केस तो दर्ज कर सकते हैं ना? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, हाँ कर सकते हैं, मगर इसके लिए किडनैपर्स का कोई मैसेज या कॉल तो आना चाहिए ना। देखिए मैडम, आप ओवर रिएक्ट कर रही है। आप आराम से घर जाइए और रिलैक्स कीजिए। हम रितु को ढूंढ लेंगे और उस लड़के को भी पकड़ लेंगे। मैं आपको 2 कांस्टेबल देता हूँ जो आपकी और आपके घर की निगरानी करेंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने 2 कांस्टेबल को मेघा की सुरक्षा में लगा दिए। अपनी एक सहेली का यूं गायब हो जाना मेघा को अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा था। वो यही दुआ कर रही थी कि रितु सही सलामत हो। वैसे भी महिलाओं में बढ़ती अपराध को देखकर वो अपने आप को कमी सुरक्षित महसूस कर रही थी। मेघा अपने मन में कई आशंकाएं लिए सुबह का इंतजार कर रही थी। आखिर सुबह हो गई और डोर बेल बजने की आवाज़ आने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो रितु उसके सामने खड़ी थी। उसको देखकर मेघा ने सुकून का सांस लिया और पूछा, कहाँ थी तुम, कैसे छूटी? रितु ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब कैसे छूटी? मेघा ने कहा, उसने तेरा किडनैप किया था ना। रितु ने कहा, पागल हो क्या? किसने किया मेरा किडनैप? क्लाइंट से मिलने के बाद देर हो गई थी तो वहीं अपने मामा के घर रुक गई थी। नेटवर्क नहीं था तो किसी से बात नहीं हो पाई। मेघा ने फिर से हड़बड़ाकर पूछा, रितु देख, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया है तो। रितु ने कहा, क्या बकवास कर रही है यार, पागल वागल हो गई है क्या? इतना कहने के बाद वो सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। मेघा ने अपना फ़ोन निकाला और इंस्पेक्टर रवि को फ़ोन लगाया। रवि ने जैसे ही फ़ोन उठाया, मेघा ने कहा, सर, रितु वापस आ गई है। इंस्पेक्टर रवि ने थोड़ा झटके के साथ खींचकर कहा, क्या? पर आपने तो कहा था कि उसका किडनैप हुआ है। इस पर मेघा ने कहा, सॉरी सर, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, जी कोई बात नहीं, वैसे हमने कल ही रात उस लड़के को पकड़ लिया है। मेघा के चेहरे में वही खूबसूरत मुस्कान लौट आया था। उसने इंस्पेक्टर से थैंक्स कहा और इंस्पेक्टर रवि ने डोंट वरी। लेकिन मेघा की ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो उसके मोबाइल में रिंग बज रही थी। उसने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया और हेलो कहा तो सामने से आवाज़ आई, हेलो मेरी बुलबुल, तुझे क्या लगा था मुझे ससुराल भेजकर सुकून से मायके में सो लेगी तू? अरे जान बसती है मेरी तुझ में, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा तुझे पगली। वैसे तू टेंशन मत ले, मैं भी उतना ही वफादार हूँ जितना तेरा टाइगर था। तेरी खुशबू ही ऐसी है साली कि इंसान तो क्या, कुत्ता भी पागल हो जाए। बस एक काम करना, टाइगर की तरह हमेशा के लिए मुझे सुलाना मत, और हाँ, कोशिश भी मत करना। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया, मगर मेघा की आंखें फटी रह गई। उसकी परेशानी में कई सिलवटें पड़ गई। उसका सारा होश जैसे काफूर हो गया। उस लड़के की आवाज़ से वो इतना डर गई कि उसका दिमाग सुन और बदन गर्म हो गया। फिर वो अचानक से उठी और कपड़े बदलकर सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। इंस्पेक्टर रवि अपने कैबिन में थे। उसने जाते ही उनसे कहा, सर, आपने उसे छोड़ क्यों दिया? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, देखिए मेघा जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसने अपने वकील को बुला लिया तो मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। मेघा ने कहा, सर पता नहीं कैसे, मगर मेरे बारे में उसे सब कुछ पता है। यहाँ तक कि उसे टाइगर के बारे में भी पता है। रितु के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, टाइगर? ये टाइगर कौन है? इस पर मेघा ने कहा, सर, टाइगर मेरा एज पालतू कुत्ता था। वो पागल हो गया था तो मेरे हस्बैंड ने उसे इंजेक्शन दिलवाकर सुला दिया था। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, देखिए मेघा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करीबी उस लड़के के साथ मिला हुआ है, कोई ऐसा जो उसको आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेघा ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शहर में बहुत कम लोगों को जानती हूँ और उन सब पर बहुत भरोसा करती हूँ और ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, ठीक है मेघा जी, मगर आप अपने जान पहचान वालों पर नज़र रखिए। मेघा ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकल गई। वो घर से चंद कदम ही दूर थी कि उसने देखा रितु घर से बाहर निकल रही है। मेघा रितु को आवाज़ ना देकर चुपके से उसका पीछा करने लगी।
और कुछ ही देर में उसके पैरों तले जमीन हिल गई। रितु एक पेड़ की आड़ में उसी लड़के से बात कर रही थी और फिर उसी के साथ चली गई। मेघा चुपचाप अपने घर आ गई और उस रोज दिन भर घर पर ही रही और ऑफिस भी नहीं गई। उसका दिमाग उसकी सबसे बेस्ट दोस्त के धोखे का दंश झेल रहा था और रगों में बह रही उसकी लहू गुस्से से गर्म होकर हिलोरे खा रही थी। दिन गुजरती गई और रात हो गई। तभी रितु ऑफिस से घर आई और उसे देखते ही मेघा ने गुस्से से कहा, रितु, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। रितु ने अचरज से पूछा, धोखा? क्या हुआ? मेघा ने आगे पूछा, तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी? रितु ने फिर एक बार हैरत से शब्दों को लंबा खींचकर कहा, किसके साथ? मेघा ने कहा, बनो नहीं, ये बताओ उस साइको के साथ बाजार में क्या कर रही थी तुम? रितु ने गुस्से में कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, गलतफहमी हो गई है तुम्हें, मैं किसी के साथ नहीं थी। मेघा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरा दिमाग खराब हुआ है, मुझे गलतफहमी हुई है और तुम जो उसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। रितु ने भी चिल्लाकर कहा, और शट अप मेघा, तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुकी हो। अपनी बेस्ट फ्रेंड पर कोई ऐसा शक करता है, तुम्हें दुनिया का हर आदमी मनचला लगता है। एक्चुअली तुम्हें अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। मेघा ने चिल्लाकर कहा, बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। रितु ने अपने पैर पटकते हुए कहा, मेघा, क्या तुम्हें पता है तुम सही हो? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेघा पूरी तरह उलझी हुई नजरों से खड़ी रही और रितु अपना बैग लेकर उसके सामने से बाहर निकल गई। बाहर पहरादारी करता कांस्टेबल ने रितु को रोका और कहा, रुकिए मैडम, इतनी रात गए आप कहाँ जा रही है? जब रितु ने बताया कि वो घर जा रही है तो उस कांस्टेबल ने उसे रोकते हुए इंस्पेक्टर रवि को फोन लगाया और कहा, रवि सर, ये रितु मैम एकदम से अपने घर जा रही है। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, क्यों? इस पर कांस्टेबल ने कहा, मालूम नहीं सर, लगता है कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है मेघा मैम के साथ। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, एक काम करो, रात ज़्यादा है, तुम उसे उसके घर तक छोड़ाओ। और दूसरे कांस्टेबल से बोला कि वो वहाँ से ना हिले, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। इसके बाद वो कांस्टेबल रितु को लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। मेघा अब तक उसी मुद्रा में खड़ी सोच रही थी कि आखिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन एक सुकून भी था कि घर का भेदी अब घर में था ही नहीं। इसके बाद खुद को नॉर्मल करने के इरादे से उसने शावर लेना बेहतर समझा ताकि अपने दिमाग को ठंडा कर सके। वो शावर में नहा रही थी, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है। वो जल्दी से गाउन पहनती हुई बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन एक टेबल लैंप पर्स पर पड़ी थी, शायद वो इसी की आवाज़ थी। वो सोच रही थी कि आखिर ये खुद से गिरी कैसे। तभी घर की बिजली गुल हो गई। वो बेहद घबरा गई। अपने गाउन को बेल्ट लगाती हुई अपने मोबाइल का टॉर्च जलाती है और डरी सहमी इधर उधर देखने के बाद वो दरवाजे में जाकर आवाज़ लगाती है, अरुण जी, अरुण जी। कांस्टेबल अरुण दरवाजे पर आता है और दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? अंदर से ही मेघा आवाज़ देती है, अरुण जी देखिए ना, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है क्या? इस पर कांस्टेबल ने कहा, ठीक है मैम, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखता हूँ। मेघा बोली, ठीक है। कहकर जैसे ही पीछे मुड़ी, वो लड़का ठीक उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वो खौफ से सहम गई। उसकी आवाज़ रुक गई और मुंह खुला का खुला रह गया। उस लड़के ने कहा, क्या रे बुलबुल, डर लग रहा है? डरती क्यों है, मैं हूं ना। इसके बाद उसने मेघा के गले के पास जोर से सूंघते हुए कहा, बाप रे, कितना खुशबू है, मैं तो पागल हो जाऊंगा बाय गॉड। मेघा डर से पीछे हटी। वो भागना चाहती थी, तभी उस लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह को दबा लिया। कांस्टेबल ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मैडम, मेन स्विच गिरी हुई थी, मैंने उठा दिया है, लाइट आ गई ना? हेलो मैडम, लाइट आई कि नहीं? मेघा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर हटा नहीं पा रही थी। बाहर मेघा की आवाज़ नहीं आने से कांस्टेबल को कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया और वो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। वो लड़का घबरा गया और मेघा को खींचते हुए पीछे खिड़की की ओर बढ़ाने लगा और पर्दे को खींचकर मेघा को लपेटकर भाग गया। मेघा ने जल्दी जल्दी खुद पर लिपटी उस पर्दे से अलग किया और भागती हुई दरवाज़ा खोली।
कांस्टेबल के अंदर आते ही इधर उधर कहते हुए अपनी उंगलियों से खिड़की की ओर इशारा किया, मगर इतनी देर में वो भाग चुका था। मेघा वहीं बैठ गई और रोने लगी। इतने में इंस्पेक्टर रवि भी वहां पहुंच गए और मेघा को इस हालत में देखकर बोले, मेघा क्या हुआ? इस पर उस कांस्टेबल ने रवि को सारी घटना बता दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मेघा ने कहा, सर वो मुझे मार देगा, उसकी बेहद गंदी नज़र मुझ पर है। मैं क्या करूं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे किसी का डर नहीं है। इंस्पेक्टर रवि ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर में जाना चाहिए। इस बारे में किसी को बताइएगा भी नहीं, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस भी मत जाइए। तब तक हम उस लड़के को देखते हैं। मेघा कुछ नहीं बोली, मगर ये सुझाव इस समय उसके लिए सबसे बेहतर था। दूसरे दिन उसने अपने कुछ जोड़ी कपड़े वगैरह लिए और अपने चाचा के घर चली गई। वो अब बिल्कुल निश्चिंत थी कि 2-4 दिन में वो लड़का लॉकअप में होगा, फिर वापस उसी घर में चली जाएगी। उसने बड़े सुकून से अपना फ़ोन निकाला और बालकनी में आकर किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ रोकी, ये ठीक जगह है। पीछा छूटा उससे, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा जर्द पड़ गया। नीचे वही कार लिए वही लड़का खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और फिर वो गाड़ी में बैठा और चला गया। मेघा के होश उड़े हुए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे मुमकिन है। इस जगह का पता तो उसने सिर्फ इंस्पेक्टर रवि को बताया था। वो उतरी और गुस्से से सीधे इंस्पेक्टर रवि के पास गई और कहा, सर क्या है ये सब? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, क्या हुआ मैडम? मेघा ने कहा, सर वो वहाँ भी पहुँच गया। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, कैसे? इस पर मेघा भड़क गई और जोर से कहा, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे? उस जगह का पता सिर्फ आप जानते थे, बताइए वो पागल वहाँ पहुँचा कैसे? इंस्पेक्टर रवि ने देखा थाने के सारे स्टाफ उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने हालात को संभालते हुए कहा, मैडम उत्तेजित मत होइए, लीजिए पानी पीजिए, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मुझे कैसे पता होगा कि वो वहाँ कैसे पहुँचा? मेघा ने जोर से गुस्से में कहा, देखिए आप सब जानते हैं, क्योंकि वो पता उसको आपने ही दिया है। मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। इंस्पेक्टर रवि थोड़ा सहमा सा बोला, मैडम मुझ पर शक करने से क्या होगा? आप चना खाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। मेघा उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? एक शिकार हुई लड़की का इस तरह मजाक बना रहे हैं आप लोग। कितने पैसे दिए इस लड़के ने आपको? इंस्पेक्टर रवि ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही है। तभी पीछे से आवाज़ आई, ओ रवि क्या चल रहा है रे? अरे ये केस तेरे से हैंडल नहीं होगा। अरे अब ये केस मुझे ही देखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर रवि मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है और मेघा ने जैसे ही पीछे देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि इंस्पेक्टर सुशांत इसके पीछे थे और वो वही लड़का रोहित था जो उसे तंग कर रहा था। सारे के सारे पुलिस स्टाफ उन्हें सैल्यूट देते हैं और रवि कहता है, क्या बात है सर, नाश्ते की खुशबू टिफिन से बाहर तक आ रही है। लगता है कोयल भाभी ने बड़े प्यार से बनाया है। इंस्पेक्टर सुशांत मुस्कुराया और मेघा की ओर देखते हुए बोला, हाँ तो मेरी बुलबुल क्या तकलीफ है तुझे? मेघा गुस्से से लाल होती हुई बोली, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक पुलिस वाले होकर आप ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, अरे मेरी बुलबुल, अब क्या पुलिस वालों का दिल नहीं होता है? देख खुद को, पूरी नशा है तू। मेघा ने कहा, तुम्हारी ये हरकत महंगी पड़ेगी तुम्हें। मैं एसपी साहब को शिकायत करूंगी तुम्हारी। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, अरे पगली, तू जहाँ जाएगी मुझे वहाँ पाएगी। कहा था ना, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेघा गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। तभी इंस्पेक्टर सुशांत इंस्पेक्टर रवि से कहता है, रवि ये जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक है। रवि ने कहा, सर अगर एतराज़ ना हो तो मैं इस मेघा की पूरी कहानी सुनना चाहूँगा, ताकि आगे चलकर मैं आपकी मदद कर सकूं। इंस्पेक्टर सुशांत ने एक लंबी सांस ली और कहा, रवि वो कहते हैं ना, जुर्म कभी नहीं मरता। वैसे एक इत्तेफाक ने मुझे इससे मिलवा दिया। 1 साल पहले की कहानी है। मुझे एक मर्डर केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक उसी समय मैं सुनैना और पंछी की मर्डर केस सॉल्व कर रहा था। जब मैंने उस मर्डर केस का चार्ज अपने हाथों में लिया तो केस ट्रांसफ़र करते हुए मुझे इस मेघा की केस की फाइल मिली। एक्चुअली मर्डर एक बड़े ही नामी ग्रामी समाज सेवक संदीप शर्मा का कत्ल हुआ था और उसके खून के पीछे
यही लड़की मेघा थी, लेकिन उसका नाम सारी जगह में दामिनी लिखा था। इंस्पेक्टर रवि ने आगे पूछा, सर आखिर ये भोली भाली शर्मीली सी लड़की भला किसी का खून भी कर सकती है क्या? इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, भोली भाली? अरे नहीं रे, ये दिखने में जैसी है ठीक उसके उल्टी है। ये हरी भरी सुंदर सी बरगद की पेड़ है। ये जितनी बाहर दिखती है उतनी इसकी 1000 जड़ें जमीन में दफन है। वहाँ के इंस्पेक्टर को जब एक लीड मिली तो उसने इसे ट्रैप कर लिया था और रंगे हाथ नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक समाज सेवक, एक भले इंसान संदीप ने इसकी जमानत करवा दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने गलती से बकरी समझकर शेरनी के गर्दन में पैर रख दिया था और शेरनी की गर्दन जैसे ही आज़ाद हुई उसने सबसे पहले उसे ही खा लिया। इस पर रवि ने पूछा, लेकिन सर इसके बाद आप इस तक कैसे पहुँचे? इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि एक इत्तेफाक ने इसकी वाट लगा दी। हुआ यूं कि बहुत छानबीन करने के बाद हम संदीप के खून से इसको और इसके साथी रोकी जोड़े पाए थे। हम इसे हिरासत में लेते इससे पहले ये हवा हो गई, ना ये मिली ना इसका साथी रोकी, और वो केस धूल खाने के लिए फाइलों में दबने लगी और मेरा ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया। और एक पिता रामेश्वर ने अपने बेटे धीरज की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया। जब मैंने रामेश्वर से और जानकारी मांगी तो उसने बताया कि उसका बेटा पिछले कई दिनों से लापता है। उनसे उसकी बात नहीं हो पा रही है। जब मैंने उससे पूछा कि किसी पर शक है तो उसने अपनी बेटी मेघा पर शक जताया, और जब उसने मेघा की तस्वीर दी तो मैं अचंभित हो गया। उसकी बेटी वही लड़की थी, दामिनी, जिसकी तलाश मुझे संदीप मर्डर केस में था। रवि ये बेहद शातिर है, इसलिए कभी भी मुकर सकती थी कि ये वही दामिनी है। इस पर रवि ने पूछा, मगर सर ये तो अकेली रहती है। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, हाँ इस बारे में भी हमने पता किया। पिछले साल इसकी माँ गुम हो गई थी और उस समय ये घर से भाग गई थी और इसके पिता ने इसकी बहन वर्षा की शादी करवा दी। लोगों के साथ खेलने में इसे मज़ा आता है, इसलिए मैंने भी इसके साथ वही खेल खेला और इसने रोकी को कॉल कर ही दिया। अब मेरे पास इसका रोकी से लिंक है। ये नहीं मुकर सकती कि ये दामिनी नहीं है। ये 24 घंटे हमारे रडार में है। देखते हैं आगे क्या होता है। इंस्पेक्टर सुशांत और रवि बात कर ही रहे थे कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, सर अभी अभी पुणे में धीरज का फ़ोन एक्टिव हुआ है। इंस्पेक्टर सुशांत ने झट से कहा, रवि धीरज का फ़ोन सर्विलांस में डालो और उसकी सभी एक्टिविटी चेक करो और सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है वही कोई खेल खेल रहा है, आखिर भाई है उसका। रवि ने ये सर कहा और सुशांत अपने कैबिन से बाहर निकल गया। दूसरे दिन इंस्पेक्टर रवि ने सुशांत से कहा, सर मेघा का भाई एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो इस तरह से कहाँ गायब हो जाएगा? इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि मुझे लगता है ये धीरज कोई खेल खेल रहा है। एक काम करो, उसके और मेघा के सारे बैंक डिटेल्स खंगालो। मैं मेघा के पिता रामेश्वर से मिलता हूँ। सुशांत सीधे मेघा के पिता रामेश्वर के पास गया और उनसे पूछा, रामेश्वर जी आपकी बेटी मेघा घर से अलग क्यों रहती है और वो पुणे क्यों गई थी? रामेश्वर ने कहा, सर मेघा बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे सारे जग की दौलत चाहिए था। उसके सपने उसकी औकात से भी बड़े थे। छोटी मोटी चोरियां तो वो अक्सर करती थी, मगर पिछले साल उसने घर का सारा जेवर पैसा चुरा कर भाग गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो मिली नहीं और कुछ 3 महीने में ही वापस आ गई। लेकिन इस बार उसके साथ उसका पति था। मैंने उसे घर में रहने की इजाज़त नहीं दी तो वो अलग रहने लगी, मगर उसने अपने भाई को अपने साइड में कर लिया। मैं जानता हूँ उसे किसी की मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, वो बस लूटना जानती है। उसने अपने भाई को भी लूट लिया और उसे गायब कर दिया। सुशांत ने पूछा, रामेश्वर जी आपने कहा था उसकी एक बहन भी है वर्षा, वो कहाँ है इस समय? रामेश्वर ने कहा, सर वो अपने ससुराल में खुश है। मुझे तो हैरत होता है कि इन 2 बहनों में इतना फ़र्क कैसे है। सुशांत ने कहा, ठीक है रामेश्वर जी, ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर मिलता हूँ। उसी समय कोयल ने सुशांत को कॉल किया और घबराई हुई आवाज़ में जल्दी घर आने को कहा। सुशांत ने पूछा, कोयल क्या बात है? तो उसने बस इतना कहा, आप जल्दी आइए, मुझे डर लग रहा है। सुशांत जल्दी घर पहुंच गया। कोयल बेहद डरी हुई थी। सुशांत ने उससे पूछा, क्या हो गया कोयल, डरी हुई क्यों हो? कोयल ने घबराते हुए कहा, किसी ने फ़ोन किया था और उसने कहा कि
इतना कहने के बाद वो रोने लगी और सुशांत को एक खत देती हुई बोली, यह दरवाजे में चौखट में पड़ी थी। उसने कहा कि वो मुझे उठाकर ले जाएगा। सुशांत ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, कोयल डरती क्यों हो? तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो। ये जो भी है मैं उसे पकड़ लूँगा, डोंट वरी। उसके बाद सुशांत ने उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, एक बात तो है, तुम्हारी ये सहमी निगाहें कयामत ढाती है। देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो। देखो देखो। कोयल के चेहरे में मुस्कान आ गया। उसके बाद सुशांत सीधे मेघा के पास गया और कहा, देख बुकबुल, ये सब ड्रामा बंद कर दे। तू अभी तक मुझे सिर्फ जानती है, पहचानती नहीं है। कोयल नादान है, मासूम है। अगर उसे कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं। मेघा ने कहा, ये कोयल कौन है? सुशांत ने गुस्से से कहा, तूने अपने यार से मेरी बीवी के पास कॉल करवाया, ये खत भेजा और पूछती है कोयल कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि जेल की जगह मैं तुम्हें डायरेक्ट ऊपर भेज दूं। मेघा जोर से हंसी और बोली, बड़ी डींगे हाँकते थे। समझ में आया जब एक औरत को कोई परेशान करता है तो कैसा लगता है, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ जो तेरी जैसी हरकत करूँ। सुशांत ने कहा, तू कितनी गिरी हुई है और कितनी उठी हुई है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास, जितना उछलना है उछल ले। मेघा ने कहा, अगर अभी इसी वक्त मेरे घर से नहीं गए तो एक FIR मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगी, वो भी तेरे थाने में जाकर तेरे ही हाथों। समझ में आई? अब दफा हो जाइए। सुशांत ने कहा, ये तो समय तय करेगा, और वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर सुशांत थाने पहुंच चुका था। उसने पहुंचते ही रवि से कहा, आज कुछ ज्यादा हो गया। ये एक नंबर है, इससे तुम्हारी कोयल भाभी को किसी ने धमकी दी है, साथ में एक नोट भी छोड़ा है। जरा पता करो ये किसका नंबर है। रवि ने कहा, ठीक है सर, अभी चेक करवाता हूँ। सर ये तो हद हो गया, अब पुलिस वाले की फैमिली को भी नहीं बख्श रही है ये। इस पर सुशांत ने कहा, रवि ये अकेली नहीं है, इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड भी है। उसका नंबर दिया था ना, उसकी कोई रिपोर्ट? रवि ने कहा, सर जिस दिन मेघा ने उसे कॉल किया था तब से उसका नंबर बंद आ रहा है। अफसोस है कि हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। दोनों बात कर ही रहे थे कि रवि का फोन बजने लगा। रवि ने फोन उठाते ही कहा, हाँ पंकज बोलो, कोई टिप? पंकज जो कि पुलिस का एक मुखबिर था, उसने बताया, साहब कुछ तो झोल हो रही इधर को। वो चिकनी मेघा है ना, मैं उस पर कड़ी नजर कर रहा हूँ। वो एक सुपरमार्केट में घुसीली है। इस पर रवि ने कहा, तो इसमें कौन सी नई बात है? पंकज ने कहा, सर वो 12 बजे दिन को घुसी थी, अभी 3 बज गया मगर वापस नहीं निकली। वो अभी तक अंदर ही है। मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने आईली है। अच्छा टाइम है सर, दबोचो आकर इसके छावे को। रवि ने कहा, ठीक है तुम वहीं रुकना, हम अभी आते हैं। कहकर सुशांत से कहा, सर हमारे मुखबिर ने टिप दिया है कि मेघा एक मॉल में है, शायद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, हमें अभी निकलना चाहिए। सुशांत ने झट से कहा, तो देरी कैसी, जल्दी चलो। कुछ देर में वो लोग मॉल पहुंच गए। वहां खबरी ने बताया कि सर अब तक वो अंदर है, 4 घंटे हो गए। सुशांत और रवि कुछ कांस्टेबल और कुछ महिला कांस्टेबल के साथ मॉल में दाखिल हुआ। उन्होंने मॉल का एग्जिट पॉइंट सील कर दिया और मॉल की तलाशी शुरू कर दी। बहुत देर तक तलाशने के बाद सुशांत और रवि परेशान मुद्रा में मॉल के मैनेजर से CCTV देखने के लिए कहा। वीडियो देखने में साफ हो गया कि मेघा मॉल में आई थी, मगर उसके जाने की कोई फोटोज नहीं था। उसने वीडियो के हर फ्रेम को बार बार देखा तो एक क्लू मिल गया। इस वीडियो में एक स्कार्फ वाली लड़की दिख रही है जिसका फेस छुपा हुआ है और कपड़े भी मेघा से अलग है। सुशांत ने झट से कहा, मिल गई। रवि इस लड़की को देखो, इसके आने की कोई फोटोज नहीं है। मतलब वो शातिर चेंज रूम में गई, कपड़े चेंज किए और निकल गई। इसका मतलब वो बेहद चौकन्नी और चालाक है। इसने हमारे मुखबिर की आंखों में धूल झोंक दिया। शिट। रवि एक काम करो, उसके बॉयफ्रेंड का नंबर चेक करो, पता करो कि इसके अलावा और किस किस के टच में है वो। मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए। इधर कोयल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने कहा, नमस्ते दीदी, मेरा नाम वर्षा है। एक केस के सिलसिले में मैं सुशांत जी से मिलना चाहती हूँ। कोयल अपने साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए बोली, देखिए मैडम, आप कौन है मैं नहीं जानती, मगर ये मेरा घर है, थाना नहीं। जो आप यहाँ आई है, आप थाने में जाकर उनसे मिलिए। वर्षा ने गुजारिश करते हुए कहा, बहन मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं थाने नहीं जा सकती, मुझे जान का खतरा है।
प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। कोयल ने उसे अंदर आने का इशारा किया और कहा, देखिए अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। दूसरी ओर इंस्पेक्टर सुशांत और रवि मॉल से थाने वापस आ चुके थे। कैबिन में घुसते ही इंस्पेक्टर सुशांत ने रवि से पूछा, रवि उस धीरज का कुछ पता चला? और रवि ने कहा, सर धीरज का लास्ट लोकेशन अमृतसर है। सुशांत ने आगे पूछा, रवि उसका कॉल डिटेल मिला या नहीं? मैं देखना चाहता हूँ उसने आखिरी कॉल किसे किया है। इस पर रवि ने कहा, सर कॉल डिटेल आ गया है, मगर उसने जिस नंबर में आखिरी बार कॉल किया था वो एक फेक आईडी से लिया गया था, किसी श्यामलाल की आईडी से। मैंने पता किया, वो एक मामूली सा ड्राइवर है और किसी ने उसके पहचान पत्र का गलत फ़ायदा उठाया है। इस पर सुशांत ने कहा, रवि कोई जानबूझकर केस की दिशा बदलना चाहता है। इस मेघा की कोई खबर? रवि ने जैसे ही कहने की कोशिश की, सुशांत के मोबाइल में कोयल का रिंग आने लगा। सुशांत ने फ़ोन उठाया तो कोयल ने बताया कि कोई वर्षा घर आई हुई है और सुशांत से मिलना चाहती है। सुशांत ने रवि से कहा, रवि शायद मेघा की बहन वर्षा घर में आई है, मुझे निकलना होगा। सुशांत जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा वर्षा डरी सहमी सी सोफे में बैठी है। सुशांत ने कहा, वर्षा आप यहाँ मेरे घर में क्यों आई? थाने आ सकती थी, वैसे भी मैं आपसे मिलता ही। वर्षा ने भरी आंखों से कहा, सर वो मुझे मार देगा, वो मुझ पर नज़र बनाए हुए है। उसने कहा है कि अगर पुलिस स्टेशन गई तो मुझे भी मेरे भाई के जैसे गायब कर देगा। सुशांत ने उसे शांत करते हुए कहा, वर्षा किसने फ़ोन किया तुम्हें? क्यों रोक रहा है तुम्हें पुलिस में जाने से? क्या तुम उसे जानती हो? इस पर वर्षा ने कहा, नहीं सर मैं नहीं जानती वो कौन है, मगर ज़रूर वो मेघा का बॉयफ्रेंड होगा। सर उस मेघा ने मेरे भाई को गायब कर दिया है। सुशांत ने कहा, वर्षा उसके बॉयफ्रेंड रॉकी को बहुत जल्द हम पकड़ लेंगे। वर्षा ने कहा, सर उस मेघा को आप गिरफ्तार कर लीजिए वरना। सुशांत ने पूछा, वरना क्या करेगी वर्षा? वर्षा ने कहा, सर मुझे डर है कहीं वो मेरे पिताजी के साथ भी कुछ ना कर दे। सुशांत ने कहा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चित होकर घर जाइए। वर्षा वहाँ से निकल गई। उसके बाद कोयल ने कहा, सुशांत पता चला मुझे किसने फ़ोन किया था? सुशांत ने कहा, कोयल तुम खामखा टेंशन मत लो, खाना लगाओ और सुनो आज ना तुम बेहद सुंदर। सुशांत आगे कहता, उसी समय रवि ने फ़ोन किया और बताया, सर एक खास बात पता चली है। उस धीरज ने हाल ही में अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी जिससे उसे 2 करोड़ रुपए मिले थे। उस डील के दूसरे दिन से ही धीरज गायब है और उसके पिता को जब हमने पूछा तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ये बात उनकी जानकारी में है। सुशांत ने आगे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात भला एक बाप को कैसे पता नहीं हो सकता? सुशांत ने आगे कहा, मेघा की बहन वर्षा का फ़ोन ट्रैकिंग में डालो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, धीरज ने जिसे वो प्रॉपर्टी बेची है उसे थाने में बुलवाओ, उससे कुछ पूछताछ करते हैं, देखते हैं कुछ निकलकर सामने आता है कि नहीं। तब तक मैं रामेश्वर से मिलता हूँ। रवि ने ओके सर कहा और फ़ोन रख दिया। उसके बाद सुशांत सीधे रामेश्वर के पास पहुँच गया। रामेश्वर अपने बगीचे के पौधे को पानी दे रहा था। इंस्पेक्टर सुशांत को देखते ही वो भागे भागे उनके पास आया और पूछा, इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला मेरे बेटे के बारे में? इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रामेश्वर जी आपका बेटा अगर खुद से ही कहीं गायब हो गया होगा तो उसे ढूंढना मुश्किल है, मगर हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। लेकिन आपने हमसे ये क्यों छुपाया कि उसने अपने गायब होने के 1 दिन पहले ही अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी और उससे एक बड़ी रकम हाथ लगी थी? रामेश्वर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब मुझे इस बारे में नहीं पता, उसने मुझे बताया ही नहीं, या शायद बताने का समय ही नहीं मिला होगा। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रामेश्वर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचने के खिलाफ थे और आपने ही अपने बेटे को? सुशांत की बात पूरी होने से पहले ही रामेश्वर ने झट से कहा, इंस्पेक्टर साहब वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी, मैं भला क्यों मना करूँगा। वो समझदार था, दुनियादारी जानता था और मेरे बाद तो मेरा सब कुछ उसी का था। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। इस पर सुशांत ने कहा, रामेश्वर जी कहीं ऐसा तो नहीं वो इतने पैसे लेकर खुद कहीं किसी के साथ चला गया हो? मेरा मतलब उसका किसी से कोई अफेयर। रामेश्वर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब वो मेरे घर का इकलौता लड़का है, मैं तो खुद चाहता था कि वो जल्दी शादी कर ले। मैंने कई दफ़ा उससे पूछा कि अगर कोई पसंद है तो बता दो,
मैं उसी से तेरी शादी कर दूंगा। मगर उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, आपकी बेटी वर्षा, उसे फ़ोन में किसी ने धमकी दिया कि वो उसे भी उसके भाई के जैसे गायब कर देगा। कौन हो सकता है वो? रामेश्वर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस बारे में वर्षा से मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा ही एक फ़ोन मुझे भी आया था कि मैं इस केस को वापस ले लूं, वरना मेरे बेटे के जैसे मुझे भी गायब कर देगा। इंस्पेक्टर सुशांत ने गुस्से से कहा, तो आपने बताया क्यों नहीं? रामेश्वर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं डर गया था। अगर आप घर आए तो मैंने बता दिया। रामेश्वर जी, आपको क्यों लगता है कि मेघा ये सब करवा सकती है? रामेश्वर ने कहा, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती, उसके सपने बहुत बड़े हैं। इसके बाद सुशांत ने कहा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहने के बाद सुशांत थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर सुशांत अपने कैबिन में दाखिल होते हुए रवि को अपने पास बुलाया और कहा, रवि, रामेश्वर जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, इस पर कड़ी नज़र रखो और इसके फ़ोन का पूरा डिटेल निकालो। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, सर, कोयल को जिस नंबर से कॉल किया गया था वो भी किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर अभी बंद आ रहा है। सुशांत ने कहा, रवि, धीरज का बैंक अकाउंट का कोई डिटेल? रवि ने कहा, सर, मैंने उसके ऑफिस में सबसे बात किया, मगर कोई भी जानकारी अब तक हाथ नहीं लगी, ना ही बैंक से कोई बड़ी राशि ट्रांसफ़र हुई है। सर, मुझे लगता है ये धीरज कोई खेल खेल रहा है। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि, अगर हम मान भी लेते हैं कि धीरज कोई खेल खेल रहा है तो उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए। उसकी लाइफ में लड़की का भी कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मुमकिन है कि इस मेघा ने बड़ी चालाकी से अपने भाई को रास्ते से हटा दिया और प्रॉपर्टी से आई रकम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हजम कर गई हो। रवि ने कहा, सर, क्या हमें मेघा से पूछताछ करनी चाहिए? सुशांत ने कहा, नहीं रवि, वो बहुत आसानी से साबित कर देगी कि इन सब में उसका हाथ नहीं है। जब तक उसका बॉयफ्रेंड हमारे हाथों में नहीं लगता, उस पर सिर्फ निगरानी रखो। इस पर रवि ने कहा, सर, इस तरह तो हम केस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सुशांत ने कहा, रवि, मुझे लगता है कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। हमने अब तक मेघा के एंगल को ही प्राइम सस्पेक्ट मानकर चल रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं। इंस्पेक्टर सुशांत आगे कहता, तभी रवि के मोबाइल में रिंग होने लगता है। माफ़ कीजिएगा सर, कहकर रवि ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, सर, धीरज मिसिंग केस में एक लीड हाथ लगी है। पता नहीं कितनी काम की है, मगर रामेश्वर ने एक और शादी की है और उसका परिवार इसी शहर में रहता है। उसकी दूसरी बीवी से उसे एक 22 साल का लड़का और एक 17 साल की लड़की है। सर, अजीब बात यह है कि रामेश्वर के पास पैसों की कमी नहीं, वही उसकी दूसरी फैमिली बेहद गरीबी में अपना जीवन काट रही है। रवि ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया और सुशांत को इस लीड के बारे में बताया। सुशांत ने कहा, अभी हमें रामेश्वर से मिलना होगा, चलो। वो दोनों रामेश्वर के घर पहुंचे तो वहां भीड़ लगी थी और रामेश्वर मरा हुआ पाया गया। सुशांत ने देखते ही रवि से जल्दी में कहा, रवि, अभी एक मर्डर केस बन गया है, जितनी जल्दी हो सके वर्षा को पुलिस प्रोटेक्शन दो। अभी रवि ने ओके सर कहा और पुलिस स्टेशन से 2 कांस्टेबल वर्षा की सिक्योरिटी में भेज दिया। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि, 1 घंटे पहले मैं यहाँ आया था। रामेश्वर ने मुझे बताया था कि उसे उसके बेटे के जैसे गायब करने की धमकी मिली है। इससे पहले कि हम पुलिस प्रोटेक्शन देते, किसी ने उसकी हत्या कर दी। सुशांत ने रवि को अलग ले जाते हुए कहा, रवि, रामेश्वर ने कहा कि कॉल करने वाले ने उसे उसके बेटे के जैसे गायब कर देगा। वर्षा से भी ऐसा ही कहा गया। कहीं ऐसा तो नहीं धीरज गायब नहीं हुआ है, उसे इसी तरह मार दिया गया। मुझे डर इस बात का भी है कि किसी ने कोयल को भी कॉल करके यही बात कही थी। इस हिसाब से कोई हम पर या खास कर मुझ पर नज़र कर रहा है। एक काम करो, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम भी वैसा ही करते हैं। रवि ने कहा, समझ गया सर। सुशांत ने अपना ग्लव्स पहना और रामेश्वर की बॉडी का मुआयना करते हुए कहा, रवि, हत्या किसी धारदार हथियार से जान से मारने की ही इरादे से किया गया है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और हाँ, इसकी दूसरी फैमिली के सभी मेंबर्स को शक के बिना पर तत्काल हिरासत में ले लो। तभी रवि के मोबाइल में मेघा का फ़ोन आया और उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। रवि ने अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और मेघा से पूछा,
किसने हमला किया? क्या आप उसे पहचानती हो? मेघा फ़ोन पर रोने लगी और बोली, सर, उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से एक रूम में बंद कर लिया है। आप जल्दी आ जाइए प्लीज़। रवि ने कहा, मेघा जी, आप फिक्र ना करें, हम अभी पहुंचते हैं। सुशांत, जो कि सब सुन रहा था, उसने रवि से कहा, रवि, तुम मेघा के पास जाओ और देखो क्या माजरा है। इसके बाद सुशांत ने कोयल को फ़ोन किया और कहा, कोयल, घर से बाहर मत निकलना और दरवाजे को बंद रखना। कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, मैं आ रहा हूँ। कोयल ने कहा, क्या हुआ जी, क्या बात हो गई? सुशांत ने कहा, कुछ हुआ नहीं, मगर मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। कोयल ने ठीक है कहा तो सुशांत ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। उसके बाद सुशांत ने फोरेंसिक टीम को कॉल किया ताकि बारीक से बारीक जानकारी जुटाई जा सके। रवि जैसे ही मेघा के फ्लैट में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। रवि बिना देरी किए सीधा मेघा के पास पहुंच गया था। मेघा का दरवाज़ा खुला था और अंदर के एक रूम में मेघा ने खुद को बंद कर रखा था। रवि ने जब मेघा को आवाज़ लगाई तो मेघा बेहद डरी हुई हालात में दरवाज़ा खोली और रवि को देखते ही रोने लगी। रवि ने कहा, मेघा जी, आप इस तरह से घबराइए नहीं। वो जो भी कोई है, हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो कौन हो सकता है? क्या आपको किसी पर कोई शक है? मेघा ने कहा, सर, मुझे आपके सीनियर इंस्पेक्टर सुशांत पे शक है, शायद वो वही था। रवि ने कहा, मैडम, वो आपके पिता के घर में है और आपको बता दूं कि आपके पिता का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया है और सुशांत एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। आप ध्यान से सोचिए ताकि हमें उसे पकड़ने में आसानी हो। इस पर मेघा ने कहा, सर, मैं कह रही हूँ ना, ये सब उसी ने किया है। उसी ने मेरे पिता को भी मारा होगा। रवि ने कहा, क्या बात है मेघा जी, मैंने तो सोचा था अपने पिता के मर्डर की सुनकर आप विचलित हो जाएंगी, मगर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेघा ने कहा, पिता? कैसे पिता? जिसने मुझे मेरे हाल में छोड़ दिया, जिसने मुझसे पहले अपनी छोटी बेटी का घर बसाया, जिसने मेरी मर्जी के लड़के से शादी करने की बात पर मुझे घर से निकाल दिया। किस पिता की बात कर रहे हो आप? वो जिसने मुझ पर अपने बेटे को गायब करने का इल्ज़ाम लगाया, मुझे फ़ोन में अपशब्द कहे। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है सर, मगर मुझ पर हमला सुशांत ने ही करवाया है। रवि ने कुछ नहीं कहा और फ्लैट से बाहर निकल गया और जाते जाते वहाँ के सिक्योरिटी से सीसीटीवी का फुटेज भी अपने साथ ले गया। जब रवि थाने पहुंचा तो सुशांत भी थाने पहुंच चुका था। रवि ने आते ही सुशांत से कहा, सर, ये मेघा तो उस हमलेवार को पहचान नहीं पाई, मगर उसे आप पर ही शक है। पर सर, एक बात और है, अपने पिता की मौत का सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत मुमकिन है कि उसी ने अपने पिता को मरवा दिया और फिर खुद पर भी एक नकली हमला करवा लिया ताकि हम उसे गुनहगार नहीं, शिकार समझे। इस पर इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि, ऐसा हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि हमारी शक की सुई मेघा की तरफ घूम जाए। खैर, इस बात पर हम कल बात करते हैं। रात होने को है, मैं घर के लिए निकलता हूँ। कोयल अकेली है और उसे भी खतरा है। दूसरे दिन सुबह रवि थाने में था और उसके सामने रामेश्वर की दूसरी फैमिली के तीनों सदस्य बैठे थे। इंस्पेक्टर सुशांत ने तीनों की तरफ देखा और पूछा, हाँ, तो आप सब अब तक जान ही चुके होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलवाया गया है। सर, मेरा नाम सौरभ है, ये मेरी बहन सुरभि और मेरी माँ मीना। सर, हमें कुछ नहीं पता कि मेरे पिता को किसने क्यों मारा। सौरभ ठीक इंस्पेक्टर सुशांत के सामने बैठा था और उसकी माँ मीना और बहन सुरभि भी उसके अगल बगल ही बैठी थी। सुशांत ने कहा, देख सौरभ, जो सच्चाई है वो बता दो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने ही सारा खेल रचा है, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम लोगों की सुध नहीं लेते थे। इसलिए तुम लोगों ने पहले अपने सौतेले भाई धीरज को गायब किया, उसके बाद अपने पिता को ख़त्म कर दिया और शायद तुम लोगों की अगली शिकार उसकी छोटी बेटी वर्षा है। सौरभ ने कहा, ऐसा नहीं है सर, आखिर हम उन्हें क्यों मारेंगे? भले हम उनसे नाराज़ थे, मगर फिर भी हम हमारे पिता के ही थोड़े बहुत दिए पर गुजारा करते थे। हम सब अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? आखिर वो पिता थे हमारे। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, शायद इसलिए कि इस थोड़े से गुजारे से तुम लोग तंग आ गए थे और जब तुम लोगों को मौका मिला तो अपना काम कर दिया। इस पर सौरभ की बहन सुरभि ने गुस्से से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे पिता के सवाल हत्यारे से पूछने चाहिए, आपको कोई मिला नहीं तो हमें उठा लिया, आप ये गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सुशांत ने सुरभि की तरफ देखा और पूछा,
तो आप बता दीजिए सही क्या है, किसने किया होगा ये सब। इस पर सुरभि ने कहा, सर मैं कैसे कह सकती हूँ, उसके जान लेने के पीछे कोई भी हो सकता है, जैसे मेघा, रॉकी या वर्षा का पति आनंद। इंस्पेक्टर सुशांत ने आगे पूछा, क्या आनंद, वो ऐसा क्यों करेगा? इस पर सुरभि ने कहा, क्यों सर, क्यों नहीं करेगा। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है और अब भी वो अपने ससुर से पैसे मांगता फिरता है। पिताजी ने खुद मेरी माँ से ये बात कही थी, उसके बाद से वो चिंतित रहते थे। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, देखो सुरभि, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिताजी ने ये बात हमसे क्यों छुपाई? इस पर सुरभि ने सौरभ की तरफ देखा तो सौरभ ने कहा, सर हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे क्यों नहीं कहा। घर की इज्जत सबको प्यारी होती है, शायद इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। मगर हम सच बोल रहे हैं, आप चाहो तो वर्षा से पूछ सकते हो। इस पर सुशांत ने कहा, ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और जाइए, लेकिन याद रहे कि आप में से कोई भी शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और इंस्पेक्टर सुशांत रवि से कहता है, रवि, इस एंगल को तो हमने अब तक देखा ही नहीं, हमें उस आनंद से अभी मिलना चाहिए। रवि ने ओके सर कहा। तभी एक कांस्टेबल ने आकर उन्हें कुछ फ़ोन डिटेल दिया। इंस्पेक्टर सुशांत ने डिटेल रवि के हाथों में देते हुए कहा, रवि इसे चेक करो, इसमें सभी का फ़ोन डिटेल है। सबसे पहले ये देखो कि कोयल, वर्षा और रामेश्वर को मारने की धमकी किसने दिया है। रवि ने ओके सर कहा। उसके बाद उसने सुशांत से उस वीडियो को देखने के लिए कहा जो मेघा के अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैद हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता था कि कोई मास्क लगाए भाग रहा है। वीडियो देखने के बाद सुशांत ने कहा, रवि, इस मास्क वाले का चेहरा छुपा हुआ है, मगर इसके जूते को जूम करके देखने से पता चल रहा है कि ये रमन ब्रांड का है। खैर एक काम करो, तुम इस नंबर डिटेल्स को देखो, मैं उस आनंद से मिलकर आता हूँ। इसके बाद सुशांत सीधा आनंद के घर पहुँच गया। जब वो अंदर गया तो आनंद घर में बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी सुशांत को देखकर निवाला उसके हाथ में ही रह गया और उसने पूछा, सर आप? सुशांत ने कहा, हाँ मैं। आनंद, मुझे बात को घुमाना फिराना पसंद नहीं, साफ साफ पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि तुमने धीरज को कहाँ गायब किया और उसके पिता यानी अपने ससुर को क्यों मारा? इस पर आनंद ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? इस पर सुशांत ने कहा, आनंद, क्योंकि तुमने उनसे कई बार पैसे मांगे थे, मगर जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो तुमने ये सब कर डाला। इस पर आनंद ने कहा, सर ये बात सही है कि मैंने कई दफ़ा उनसे पैसे लिए, मगर आप ही सोचिए ना, धीरज गायब है और इस समय क्या मैं ऐसा वैसा करने का सोच सकता हूँ? सर मेरे ससुर तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। आपको क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो अंडे के लालच में उस मुर्गी को ही मार दूँ? सर मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, पता नहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वर्षा को भी किसी ने गायब करने की धमकी दी है। इस पर सुशांत ने कहा, देखो आनंद, वर्षा को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी छुपा रहे हो तो बता दो, वरना बाद में बताने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आनंद ने थूक निगलते हुए कहा, आप मेघा से बात क्यों नहीं करते? सर ये सब उसी का किया धरा है। सुशांत ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि मेघा ये सब कर सकती है? इस पर आनंद ने कहा, सर आप ही सोचिए ना, धीरज गायब है, उसके पिता का कत्ल हो गया, अब वर्षा को जान का खतरा। ये सब होने के बाद सारी संपत्ति की मालकिन वही होगी ना। सुशांत ने कहा, आनंद आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन शहर को छोड़कर कहीं भी जाने की कोशिश मत करना। इतना कहने के बाद सुशांत सीधे थाने पहुँचा तो रवि ने सुशांत को बताया, सर मैंने तीनों नंबर को चेक किया, सर सभी नंबर अलग अलग है और सभी डुप्लीकेट आईडी से लिया गया है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रहा है। सुशांत ने पूछा, क्या? तो रवि ने बताया, सर ये सभी नंबर भी उसी शॉप से लिया गया है जहां से धीरज द्वारा एक फेक नंबर लिया गया है। सर बाकी सब तो ठीक है, मगर कोयल भाभी का इस केस से क्या कनेक्शन? इस पर इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, रवि उस मोबाइल शॉप वाले को उठाओ और उससे पूछो कि इसने थोक में नंबर्स किसे दी। इस पर रवि ने कहा, ओके सर, और एक बात आपका कहना सही था, एक आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था, क्या उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करूं? सुशांत ने कहा, रवि उसे अभी उठाओ, बहुत मुश्किल से ही सही, मगर सांप की पूंछ नजर आ गया है, अब बस उस पूंछ के सहारे हम उस फन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद रवि ने उस आदमी को हिरासत में लिया और लॉकअप में डाल दिया।
सुशांत लॉकअप में आ गया और उसे देखते ही कहा, अच्छा अब समझा इस केस में कोयल क्या कर रही है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें जमानत मिल गई है। इस पर रवि ने कहा, सर क्या इसे आप जानते हैं? सुशांत ने कहा, रवि इसका नाम सुरेश है, कोयल की बहन का कातिल और कोयल का आशिक। जब कोयल को पता चला कि ये उसकी बहन का कातिल है तो वो अंदर से टूट गई थी, लेकिन वो नादान थी, समाज को समझ नहीं पा रही थी। उसके भोलेपन का सबने फ़ायदा उठाया। कोयल के पास नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपना जान देना चाहती थी, मगर मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसे अपना लिया, उससे शादी कर ली। लेकिन ये कानून के दाव पेंच का फ़ायदा उठाकर बाहर आ गया और फिर से कोयल की ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहा है। रवि इसे इतना मारो कि इस जन्म में ये गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे, अगर मैं करूँगा तो ये नहीं बचेगा। पूछो इससे क्यों और किसके लिए ये सब कर रहा है। इसके बाद सुशांत वहाँ से बाहर निकल गया और रवि ने उसे दम भर के मारना शुरू कर दिया। वो नहीं साहब चिल्लाता रहा। कुछ देर के बाद पसीने से तरबतर रवि बाहर आया और सुशांत से बोला, सर बहुत कूटने के बाद मसला बाहर उगला उसने। वो ये सब रोकी के कहने पर ही कर रहा था। उसने हमें रोकी का पता बता दिया है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सुशांत ने हाँ कहा और दोनों जल्दी से निकल पड़े। कुछ देर में ही रोकी उनकी गिरफ्त में आ गया और अब वो लॉकअप में सुशांत के सामने बैठा था। सुशांत ने एक लंबा सांस लिया और कहा, हाँ तो रोकी, बहुत परेशान किया तुम दोनों लैला मजनू ने। अब ये बताओ कि मुंह कब खोलोगे, नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद? रोकी ने डरते हुए कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया है, सर आपने मुझे क्यों पकड़ा? सुशांत ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तेरी तलाश तो मुझे 1 साल से था। बोल तूने उस समाज सेवी संदीप को कैसे मारा? इस पर रोकी रोने लगा और बोला, सर मैंने किसी को नहीं मारा, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर सुशांत ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, साले मुझे सब पता है, तूने और तेरी गर्लफ्रेंड मेघा ने, तुम दोनों ने मिलकर मारा है उसे। अगर ऐसा नहीं था तो वहाँ से गायब क्यों हो गया था? तुझे पकड़ने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इस पर रोकी ने कहा, सर ये गलत है, हमने नहीं मारा किसी को भी, हम तो बस डर गए थे इसलिए छिपे फिर रहे थे। और सर मेघा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बीबी है। इस पर सुशांत ने कहा, तो उस राजेश को कैसे जानता है तू, और तूने उसे मेरा पीछा करने के लिए क्यों कहा था? गिड़गिड़ाते हुए रोकी ने कहा, सर जब मैं और मेघा शादी करने के लिए भागकर पुणे गए थे तभी ये मुझे मिला था, हमारी दोस्ती हो गई थी, बस और कुछ नहीं। जब मेघा ने मुझे बताया कि आप उसे तंग कर रहे हो तो मैंने सोचा आपका पीछा करूं। फिर मुझे पता चला कि आप ही वही इंस्पेक्टर हो जो मुझे और मेघा को ढूंढ रहा था। मैंने ये काम करने के लिए राजेश को कहा और जैसे उसने आपका फ़ोटो देखा ये काम करने के लिए तैयार हो गया था। बस इतनी ही बात है सर, हमने कोई किसी का खून नहीं किया। सुशांत ने कहा, देखता हूँ तेरी इस कहानी में कितना दम है, वो तो अब मेघा ही बताएगी। अगर दोनों की बातें अलग निकली तो याद रखना तू बोलने के लायक नहीं बचेगा। उसके बाद इंस्पेक्टर सुशांत ने रवि से कहा, रवि समय आ गया है, इस मेघा को हिरासत में लो। इसके बाद उसने रोकी की तरफ देखकर कहा, बहुत भोला बनता है ना, चल बता धीरज कहाँ है और उसके पिता रामेश्वर को क्यों मारा? इस पर रोकी ने कहा, सर मैंने कहा ना, हमने किसी को नहीं मारा। मेघा के पिता ने हमें नहीं अपनाया तो हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, इसलिए वो नाराज थे। सुशांत ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, तो किसने किया ये सब? पुलिस को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? रोकी डर से कांपने लगा और इंस्पेक्टर सुशांत गुस्से से बाहर निकल गया। कुछ देर में मेघा भी पुलिस की कस्टडी में थी और सुशांत ठीक उसके सामने बैठा था। उसने उसी पुराने अंदाज में कहा, अरे बुलबुल, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई, अब फड़फड़ा कर दिखाओ। मेघा ने गुस्से में कहा, मुझे पता है सब तुम्हारा ही किया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाई? इस पर सुशांत ने सीरियस होते हुए कहा, देखो मेघा, मजाक का समय समाप्त हुआ, अब तुम सचमुच की मुसीबत में हो। तुम्हारा पति रोकी भी हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हारे सुराही जैसे खूबसूरत गले से सच के अलावा झूठ की एक बूंद भी निकली तो उसमें जहर मिलाकर तेरे रोकी को पिला दूंगा। अब चल बता पूरी कहानी, वो भी स्टार्टिंग से। इस पर मेघा ने कहा, देखो सबसे पहले ये बदतमीजी बंद करो और बोलो कि क्या कहानी सुनना चाहते हैं और रोकी को किस जुर्म में गिरफ्तार किए हो। सुशांत ने कहा, क्या है ना मैडम, अगर एक जुर्म हो तो बताऊं। तुम दोनों ने इतने जुर्म किए हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। अब जो लड़की अपने बाप को
बात को काटते हुए मेघा ने चीख कर कहा, देखो, अगर तुम पुलिस में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो। मेरे पिता से या मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत ने कहा, चलो मान लेते हैं। ये बताओ, उस समाज सेवी संदीप को क्यों मारा था? मेघा ने कहा, इंस्पेक्टर, मैं उस भले इंसान को क्यों मारूंगी? उसने मुझे बहुत बड़ी उलझन से मुक्त करवाया था। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, क्योंकि तुम स्वभाव और कर्म दोनों से एक मुजरिम हो और तुम एक क्रिमिनल हो और नकली नोटों के साथ तुम्हें रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया था। मेघा ने कहा, तुम कोर्ट हो, जज हो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था और ये बात साबित हो चुकी है। मैं और रॉकी बस अनजाने में एक ऐसे ऑफिस में काम कर रहे थे जहां पार्सल के सामान की जगह नकली नोट का कारोबार होता था। मैं बस अपना काम कर रही थी। असली मुजरिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई और मुझे काल कोठरी में डाल दिया। उस भले इंसान ने मुझे रिहा करवाया, उसने मुझे रहने के लिए घर दिया, फिर भला मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाती? इस पर सुशांत ने कहा, देखो, तुमने सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाया, तुमने तो उसे मार डाला। तुम दोनों उसके दूसरे अपार्टमेंट में जाकर उसे ख़त्म कर दिया। पहले तुम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया। तुम्हारा फिंगरप्रिंट है हमारे पास, लेकिन इससे पहले हम तुम दोनों को पकड़ पाते, तुम लोग हवा हो गए। और हाँ, तुम्हारा फ़ोन लोकेशन भी उसी अपार्टमेंट का है। इस पर मेघा ने कहा, इंस्पेक्टर, कहानी बनाने से पहले ज़रा सोचिए, क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी को मारकर और सारे सबूत छोड़कर वहाँ से भाग जाएं? और ऐसा करके हमें क्या मिलता? सुशांत ने पूछा, तो उस अपार्टमेंट में क्यों गई थी और कौन कर सकता है ऐसा? मेघा ने कहा, उस भले आदमी ने हमारी मदद करनी चाहिए। जब रॉकी और मैंने शादी की तो हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं था, तो उसी ने हमें अपने खाली पड़े अपार्टमेंट में रहने के लिए जगह देना चाहा। हम तो उस रोज़ बस उस घर को देखने गए थे और राजी खुशी खा पीकर वापस निकल गए थे ताकि दूसरे दिन हम वहाँ शिफ्ट हो सके। और उसी शाम हमें पता चला कि उनका किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। हम बहुत परेशान थे और ना हमारे पास काम था, ना रहने के लिए घर। और जब हमें पता चला कि पुलिस भी हमें तलाश रही है तो हम डर गए और वहाँ से वापस आ गए। सुशांत ने पूछा, मेघा, याद रखो, पुलिस से जितना भागोगी तुम शक के दायरे में उतना ही ज़्यादा आओगी। खैर, अब ये बताओ कि तुमने अपने भाई धीरज को क्यों गायब किया और तुम्हारे पिता को क्यों मारा? इस पर मेघा ने कहा, इंस्पेक्टर, मैं क्यों करूँगी ऐसा कुछ भी? मुझे क्या हासिल होगा ऐसा करने से? इंस्पेक्टर सुशांत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी नज़र उनकी दौलत पर थी और तुम उनसे बदला लेना चाहती थी। इतनी वजह काफ़ी है जुर्म करने के लिए। इस पर मेघा ने कहा, दौलत? भला मुझे कैसे मिलता? उनके मरने के बाद उनका दौलत धीरज का होता। क्योंकि वो भी गायब है, इसलिए उनका दूसरा बेटा सौरभ और उसका परिवार भी है, वो ऐसा कर सकते हैं। मैं भला कितने लोगों को मारती, जरा सोचिए आप। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, ठीक है, बाकी सवाल मैं बाद में पूछता हूँ। जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, रॉकी और तुम यही हमारी हिरासत में रहोगी। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर सुशांत बाहर निकल गया और बाहर रवि से पूछा, रवि, उस मोबाइल शॉप वाले का क्या हुआ? रवि ने कहा, सर, कुछ खास तो पता नहीं चला, मगर एक बात पता चली है, जितने भी लोगों के नाम से वो जाली नंबर लिए गए हैं वो सारे के सारे एक ही कंपनी में काम करते हैं। इस पर सुशांत ने कहा, रवि, इसका मतलब ये जो भी है उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। रवि ने कहा, करेक्ट सर, और आनंद यानी वर्षा का पति भी उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। तो सोचना क्या, उठा लो उसे। हम केस क्रैक करने के बहुत नज़दीक है, या ये समझ लो केस सोल्व हो ही गया है। मैं मेघा से कुछ और सवाल करता हूँ। रवि ये सर कहते हुए बाहर चला गया और सुशांत मेघा के पास वापस जाकर बैठ गया और पूछा, मेघा, एक बात बताओ, तुम घर छोड़कर क्यों भागी थी? मेरा मतलब पूना ही क्यों, कोई और शहर क्यों नहीं? मेघा ने बताया, इंस्पेक्टर साहब, मुझे रॉकी पसंद था, वो अच्छा इंसान था, तो मेरी और उसकी नज़दीकी बढ़ गई। और जब मैंने पिताजी को कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो पिताजी नाराज़ हो गए। बचपन से ही मुझे एक सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी चाहिए था, मगर उन्हें लगता था मेरी ये महत्वाकांक्षाएं मेरी लालच है। इसके बाद मेरे जीजू ने मदद की और हमें पुणे में जॉब लगवा दिया, मगर हम नहीं जानते थे कि वहाँ गैर कानूनी काम होता है और इस तरह हम फंस गए।
जब उस नेक दिल इंसान संदीप की हत्या हुई तो जीजू ने ही हमें कहा कि वहां से भागकर वापस आ जाएं। कुछ दिन तो ठीक रहा, मगर फिर उन्होंने हमें बताया कि आप ही उस केस के इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर हो, इसलिए मैं अकेली रहने लगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो लड़का मुझे टॉर्चर कर रहा है वो आप यानी एक इंस्पेक्टर है, तो मैंने ये बात रोकी को बताई और रोकी ने जीजू को। इस तरह मैं समझ में आ गई कि आप हमारे पीछे सिर्फ रोकी तक पहुंचने के लिए लगे हो। यही वजह रही कि मैंने आपकी शिकायत ऊपर नहीं की और रोकी आप पर नज़र रखने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रोकी और मैं दोनों ही बिल्कुल बेकसूर है, मगर अब मुझे लगता है कि ये सब मेरे जीजू की चाल थी। सुशांत ने कहा। मेघा, अगर और कुछ बताने योग्य है तो बता दो। मेघा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, जितना था मैंने बता दिया। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, ठीक है, एक और सवाल, क्या धीरज ये सब कर सकता है? मेघा ने कहा, अगर वो मिल जाए तो आप उसी से पूछ लीजिए, उसके पास कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर सुशांत ने ओके कहा और बाहर आ गया। उधर रवि ने आनंद को हिरासत में ले लिया और अब वो लॉकअप में इंस्पेक्टर सुशांत के सामने बैठा था। इंस्पेक्टर सुशांत ने उसे जोर का एक धमाकेदार चांटा मारा और कहा, मैंने कहा था ना, कुछ भी छुपाया तो आगे बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। आनंद रोने लगा और बोला, सर मगर मैंने किया क्या है? इंस्पेक्टर सुशांत ने उसके थोथने को पकड़कर कहा, अब तेरे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है और गवाह है। तूने खुद ही अपनी बीवी वर्षा को धमकी भरा कॉल किया, मेघा को कॉल किया, उनके पिता को कॉल किया। वो सारे नंबर तुम्हारे ही साथ काम करने वाले लोगों का था, उसमें से एक ड्राइवर और बाकी तेरे ऑफिस वाले थे। तूने बहुत चालाकी से सारा खेल रचा, मगर तुम्हारा समय समाप्त हुआ। जिस मेघा को तुमने मदद का झांसा दिया, उस पर हमला करवाया, अब वही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। बता क्यों किया ये सब कुछ? इतना सब सुनने के बाद आनंद ने रोते हुए कहा, सर सब झूठ है, बकवास है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसके पीछे मैं नहीं हूँ। सर आप ही सोचिए ना, जिस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं उसे क्यों मारूंगा? और मेघा ऐसा कैसे कह सकती है कि मैंने तो उसकी मदद ही की है? मैंने किसी के साथ भी गलत नहीं किया है। सर मेघा के पिता मेरे पिताजी के दोस्त थे और उन्होंने मेरे पिता को वचन दी थी कि वो अपनी बेटी मेघा का हाथ मेरे हाथ में ही देंगे। लेकिन जब मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए मेघा को देखने गए थे तो मेघा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे रोकी पसंद था। जब मेघा ने अपने पिता से रोकी संग शादी की बात की तो उसके पिता रामेश्वर बेहद नाराज हो गए। भाई धीरज भी बहुत नाराज था और इसलिए उन्होंने मेरी शादी अपनी छोटी बेटी वर्षा से कर दी। मेघा ने बगावत कर दी और रोकी से शादी कर ली। उसके बाद उसके पिता ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। इतना सुनने के बाद सुशांत ने गुस्से से कहा, आनंद ये सब मेघा बता चुकी है, असली मुद्दे पर आओ। तो आनंद ने आगे कहा, सर रोकी के पास काम नहीं था, मेघा बहुत परेशान थी। उसकी बहन वर्षा से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने पुणे में अपने एक पहचान वाले के पास उन्हें काम दिलवाया था। मगर सर मैं नहीं जानता था कि वो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। जब मेघा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो एक समाज सेवी संदीप ने उसे रिहा करवाया। उसने मेघा और रोकी की निस्वार्थ मदद की और उन्हें रहने के लिए घर भी दिया। मगर जब कुछ दिन बाद उनकी हत्या हुई तो मुझे उसके भाई विक्रम ने बताया कि उनके भाई को मेघा और रोकी ने ही मारा है। सर उसने ही कहा था कि मेघा और रोकी को आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें वहां से वापस आ जाने को कहा। सर मेघा और रोकी ने उन्हें नहीं मारा था, मगर धीरज और उसके पिता रामेश्वर जी को जरूर मारा होगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन सब में कहीं नहीं हूँ। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, तो तुम्हारी कंपनी के लोगों के आईडी से नंबर किसने निकलवाया? आनंद ने रोते हुए कहा, सर मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो लगभग सबका प्रोफाइल और आईडी मेरे पास ही होता है। सर ये बहुत बड़ी साजिश है, आप यकीन कीजिए मैंने ये सब नहीं किया है। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, वो हम पता कर लेंगे कि तुम्हारा इसमें हाथ है या नहीं, पर तब तक तुम हमारी हिरासत में ही रहोगे। सुशांत लॉकअप से बाहर निकल गया और रवि से कहा, रवि उस विक्रम यानी संदीप के भाई को हिरासत में लो और हाँ उसके घर का सर्च वारंट भी निकालो। रवि ने कहा, ओके सर। और एक बात सर, रामेश्वर के मर्डर स्पॉट से फॉरेंसिक टीम को बाल का टुकड़ा मिला था, जिसका DNA रिपोर्ट भी मिला है। सुशांत ने कहा, रवि बाल की खाल निकालने का समय आ गया है।
एक काम करो, मेघा, रॉकी, रमेश और आनंद का ब्लड सैंपल लो और डीएनए मैच करो। 2 दिन बाद विक्रम पुलिस की हिरासत में था। रवि ने सुशांत से कहा, सर ये तो बहुत ज़्यादा होशियार निकला। और हाँ सर, मेघा पर जानलेवा हमला भी इसी ने किया था। हमने वो कपड़े और जूते तो सीसीटीवी में कैद हुए थे, बरामद कर लिया है और धीरज का मोबाइल भी बरामद हो गया है। सुशांत ने कहा, ठीक है रवि, अब इसके दिमाग की बत्ती जलाते हैं और इसमें छुपी रहस्य की तिजोरी खोलकर देखते हैं कौन सा खजाना निकलता है। इसके बाद सुशांत सीधे विक्रम के पास आ गया और बोला, देख विक्रम, तेरे पास हमारे पास इतने सबूत हैं कि तू पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अगर तूने एक भी झूठ कहा तो हम तुम पर 2-3 और मर्डर करने का केस चार्ज कर देंगे। तो शुरू से बता आखिर पक क्या रहा था। विक्रम ने कहा, सर मैं अपने भाई से बेहद नाराज था। कोई किसी लड़की को अपने घर में इस तरह रखता है क्या? मुझे पता था कि उनके बीच में ज़रूर कुछ है, इसलिए उस मेघा के साथ मैंने भी मज़े करने की कोशिश की। उसने भाई को सब बता दिया और मेरे भाई ने उसी के सामने मुझे मारा, जलील किया और धमकी दी कि आइंदा ऐसा ना करूं। लेकिन मेरा खून तब खोल गया जब उन्होंने मेघा को अलग से रहने के लिए अपार्टमेंट देना चाहा और मैंने मेघा का पीछा किया तो वो उस अपार्टमेंट में आ गई थी। बहुत देर तक इंतज़ार किया। जब वो वापस आई तो मैं अंदर गया और इसी बात पर उनसे झगड़ा हो गया और मैंने अपने भाई को मार दिया। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेघा इस शहर में है और किसके कहने पर उस पर हमला किया था? विक्रम ने कहा, सर ये सब मैंने वर्षा के कहने पर किया। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, ठीक है, अब बाकी की कहानी वर्षा ही बताएगी। इंस्पेक्टर सुशांत ने रवि से कहा, रवि जिसको हम विक्टिम समझकर सुरक्षा दे रहे थे उसी ने ये सब किया है। अजीब है, उठाओ उसे अभी की अभी। कुछ घंटे में वर्षा इंस्पेक्टर सुशांत के सामने बैठी थी। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, देखो वर्षा, बिना सोचे बिना देरी किए बता दो क्यों किया ये सब? वर्षा ने कहा, सर क्योंकि मैं विक्रम से प्यार करती थी, लेकिन मेरी बहन मेघा के कारण मेरे पिता ने मुझे आनंद के साथ बांध दिया। अगर मैं भी बगावत करती तो मुझे उस घर से 1 रुपया भी नहीं मिलता। जब मेघा को पुणे में पुलिस ने पकड़ा तो मैंने विक्रम से मदद मांगी कि उसे उस जेल से आज़ाद करवा दो। उसने मदद भी की। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर वो समाज सेवी मेरी बहन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा था और मैंने ही विक्रम से कहा कि कुछ करो। मुझे नहीं पता था कि वो आवेश में अपने ही भाई को मार देगा। मगर जब पुलिस की शक मेघा पर गई तो मैंने एक प्लान बनाया कि पुलिस का शक हमेशा बना रहे। पुलिस मेघा को कभी भी पकड़ सकती थी, इसलिए मैंने अपने पति से कहकर उसे वापस बुलवा लिया। विक्रम का अपना कुछ भी नहीं था। तभी एक शाम मेरे भाई ने बताया कि उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी है। मैंने विक्रम के साथ मिलकर अपने भाई का अगवा किया और उसे खत्म करके दफना दिया और पूरे 2 करोड़ रुपए विक्रम को दे दिया। हम दोनों कहीं दूर भाग जाना चाहते थे, लेकिन पिताजी पुलिस के पास जाकर पूरा खेल बिगाड़ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें भी मार डाला। सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर सुशांत ने रवि से कहा, रवि उस मोबाइल शॉप वाले से इसकी पहचान करवाओ। इसी ने अपने पति के पास रखी आईडी से सारे मोबाइल नंबर लिए हैं और धीरज के फ़ोन में सिम डालकर विक्रम ने ही वर्षा को कॉल किया था। फॉरेंसिक में मिले बाल के डीएनए भी इसके डीएनए से मैच करवाओ और इन दोनों मानसिक बीमार प्रेमियों को सारी दफाएं लगवाओ। इसके बाद इंस्पेक्टर सुशांत ने वर्षा से कहा, जिस विक्रम से तुम प्यार करती हो उसी ने तुम्हारी बहन के आबरू में हाथ डालने की कोशिश की थी। संदीप सचमुच एक भला इंसान था। तुमने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर डाली। अब चलो उस जगह की शिनाख्त करवाओ जहां विजय की लाश को तुमने दफनाया है और ये भी बताओ कि उस हथियार को कहां छुपाया है। इंस्पेक्टर सुशांत और रवि लॉकअप से बाहर आ गई। रवि ने इंस्पेक्टर सुशांत से कहा, अजीब है ना सर, अब तक जिस लड़की को हम मुजरिम समझ रहे थे चोट खाई हुई तो वही थी। इंस्पेक्टर सुशांत ने कहा, हाँ रवि, मेघा खुद एक घायल लड़की है। उसे और बाकी सभी लोगों को सम्मान के साथ आज़ाद कर दो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।